नमस्कार साथियों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं किस राज्य ने स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। दोस्तों आज के सेशन पर आगे बढ़े इससे पहले क्विक रिविजन को देख लेते हैं, जो कि हैं 15 सितंबर के। माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती से 14 सितंबर है। किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट को सबसे पहले कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? तो यह 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में कैलाश जौरा क्षेत्र में खोली जाएगी? तो यह खोली जाएगी मुरैना क्षेत्र में। भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न था, कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो यह है कृष्णा और गोदावरी बेसिन, जहां पर हमने आपको मैप के माध्यम से कृष्णा और गोदावरी बेसिन के बारे में बताया है। किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह चुना गया है जापान का प्रधानमंत्री। कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन शुरू किया है? तो यह है इजराइल। हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया है वी मुरलीधरन ने। किस सरकारी निकाय ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है? तो सेबी ने इसे निर्धारित कर दिया है। हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है? तो यह चुना गया है अरुण श्रीनिवास को। यूएस ओपन 2020 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? यह जीता है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर 6 महीने की करंट अफेयर्स के सेशन उपलब्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि विश्व भर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। आप सभी को पता है कि सीएफसी के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक बिल, नेशनल होम्योपैथिक विधेयक 2020 में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल सदस्य होंगे 20। जानते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 को संसद में पारित किया गया। दोनों बिलों का उद्देश्य होम्योपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का स्थान लेगा। आपको यह महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना होगा कि यह किसका स्थान लेगा? तो यह लेगा होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो होम्योपैथी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है तथा इस आयोग में 20 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, होम्योपैथिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय होम्योपैथिक के महानिर्देशक तथा अन्य शामिल होंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे शुरू किया गया है गुजरात में, जो कि है मुख्यमंत्री महिला कल्याण के बारे में। जानते हैं इसके बारे में। सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। आइए जानते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में। तो गुजरात के मैप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर को देखना चाहिए, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही आप सभी को मैप में यहाँ पर राजकोट और यहाँ की मुख्य नदियाँ नर्मदा और तापी को देखना चाहिए। साथ ही यहाँ की मुख्य नदी माही है और साबरमती यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ के मैप को देख लेते हैं। आइए यहाँ के मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि महादेव हिल्स, गिरनार हिल्स और यहाँ पर राजपीपला हिल्स, साथ ही छोटा उदयपुर हिल्स यहाँ पर उपस्थित है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर इस मैप में दीव की लोकेशन याद रखना होगा कि दीव कहाँ पर है, दमन की लोकेशन कहाँ पर है और दादरा और नगर हवेली की लोकेशन कहाँ पर है।
अक्सर इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दीव की लोकेशन कहाँ पर है, दमन की लोकेशन कहाँ है। तो आपको याद रखना होगा कि दीव और दमन दोनों पूर्णतः गुजरात से घिरे हुए हैं चारों ओर से, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही दादरा और नगर हवेली जो है उसकी सीमाएं टच होती हैं गुजरात के साथ में और महाराष्ट्र के साथ में, लेकिन यह पूर्ण तरीके से लैंडलॉक्ड नहीं है गुजरात के साथ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने चैट ऐप पढ़ी तुम्हार द्वार ऐप शुरुआत किया है। राजीव गांधी किसान न्यास योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान भी शुरू किया था। अगला प्रश्न पर देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है पंजाब सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट कार्ड राशन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट INSFA के तहत कवर किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्य वित्त पोषित योजनाएं भी शुरू की है। स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज्य के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना के तहत राज्य के लोगों को किसी भी राशन डिपो में से राशन ले सकेंगे। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। इसके 3 पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो इसके 3 पड़ोसी राज्यों के नाम हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक बक है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। राष्ट्रीय वृक्ष शीशम या इंडियन रोजवुड है। इसका एक ही पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है और यहाँ पर कुल लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। अगला प्रश्न, हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो यह संशोधन करेगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा में। आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना चाहिए। बैंकिंग विनियम विधेयक विनियम विधेयक 2020, फैक्टरिंग विनियम संशोधन 2020 और आहारता वित्तीय संविदा का द्वितीय शुद्धिकरण विधेयक 2020 लोकसभा में पेश किया गया। बैंकिंग विनियम विधेयक 2020 बैंकिंग विनियम विधेयक अध्यादेश 2020 की जगह लेगा, जिसे सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए 26 जून 2020 को जारी किया था। यदि बिल एक अधिनियम बन जाता है तो यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 में संशोधन करेगा और RBI पहले जमा राशि की वापसी पर रोक लगाए बिना बैंकों के लिए पुनर्निर्माण योजना शुरू करने में सक्षम होगा। यह बिल RBI के नियमों के तहत सरकारी बैंकों और बहुराज्य सरकारी बैंकों को लाएगा जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जानते हैं इसके बारे में। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्केटिंग रिंग और सिंथेटिक टफ फुटबॉल ग्राउंड और साथ ही टफ शॉक, बॉक्सिंग रिंग, साथ ही बहुउद्देशीय हॉल, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, फ्लड रोशनी आदि सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसे कठुआ जिले के हीरानगर शहर की सीमा में बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह स्पोर्ट्स स्टेडियम पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को समर्पित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। उत्तर प्रदेश ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फाजीन गैस मिली है, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है? तो यह मिला है शुक्र ग्रह पर। जानते हैं इसके बारे में। शोधकर्ताओं ने हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फाजीन नामक गैस का पता लगाया है। यह दर्शाता है कि रोगाणु शुक्र पर रह सकते हैं और यह पृथ्वी से परे संभावित जीवन का संकेत देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर फाजीन एनारोबिक वातावरण में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। आइए जान लेते हैं फाजीन के बारे में।
तो आप सभी को फाजीन के बारे में जानना चाहिए। फाजीन PH3 एक रंगहीन, ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषाक्त है। यह एक फास्फोरस परमाणु है जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुए हैं मालदीव के साथ में। मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो है फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है तथा भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र UN के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत हाल ही में इसका सदस्य बना है। आइए जानते हैं इसके बारे में, इकोसॉक के बारे में। तो इकोसॉक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा तथा भारत 4 साल 2021 से 25 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन्स का सदस्य बना रहेगा। जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और इसके सदस्य देश 193 है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है टेको कोनिशी। जानते हैं इनके बारे में। टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निर्देशक या कंट्री डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। उन्होंने केनेची योकोहामा का स्थान लिया है, जिन्हें ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री केनेची ADB की भारत देश साझेदारी रणनीति 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। आइए जानते हैं ADB के बारे में, जो है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय माडलुयांग फिलीपींस में है। इसके कुल सदस्य देश 68 हैं। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति मात्सुंग अस्कावा है। भारत वर्तमान में ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और 2010 से इसका सबसे बड़ा कर्जदार है। ADB ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। विश्व बैंक ने कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजेश खुल्लर को हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वे प्रधान सचिव भी हैं। खुल्लर कार्यकारी निर्देशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निर्देशक शामिल हैं, जो प्रत्येक देश या दोनों देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं। विश्व बैंक के बारे में बताते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके MD और CEO अंशुला कांत हैं तथा इसके अध्यक्ष डेविस मॉलपास हैं। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB ने नए कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे 1989 बैच के IAS असम कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के वित्त विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। आइए बताते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है और इसके अध्यक्ष मात्सुक आसकावा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए उनके कौशल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं यूरोमनी अवार्ड्स के बारे में। तो यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, जो कि वैश्विक बैंकिंग उद्योग को शुरू किया जाने के तहत किया जाने वाला पहला पुरस्कार है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में गौ नस्ल के रूप में पहचाने जाने वाले गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है श्वेत कपिला। जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनालिटिकल जेनेटिक रिसोर्सेस ने श्वेत कपिला को गौ नस्ल के रूप में मान्यता दे दी है। गाय की यह नस्ल वालपोई, सेकरी और गोवा के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। श्वेत कपिला गाय की नस्ल अन्य नस्लों की तुलना में सबसे अधिक पौष्टिक दूध देती है। जानते हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो के बारे में, जो है NBAGR। दो संस्थाओं अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स को 1984 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। 1985 में दोनों संस्थानों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया और 1995 में दोनों संस्थानों का विलय राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो के लिए किया गया। संस्थान देश के पशुधन, कुक्कुट अनुवांशिकी संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन, लक्षण, वर्णन और संरक्षण उपयोग के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर की लिस्ट में पहले स्थान पर है? तो यह है लियोनेल मेसी। जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर की लिस्ट जारी की है, जिसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, आपको याद रखना होगा यह है अर्जेंटीना के, और $126 मिलियन मतलब 924 करोड़ रुपए की कमाई के साथ लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर ये पहुंच गए हैं। जबकि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो $117 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एक बार सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर के करंट अफेयर्स, 16 सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों को भी पहले देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस था 7 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौगोलिक दिवस चिकित्सा दिवस था। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस था। 24 सितंबर विश्व प्राथमिकी चिकित्सा दिवस और हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अभियंता दिवस और राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 सितंबर की बात कर लेते हैं, तो 16 सितंबर को राष्ट्र मलेरिया दिवस और विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस, विश्व गर्म दिवस और विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जब भी आप सितंबर महीने के करंट के दिनों के नाम और उनकी महत्व के बारे में जानें तो उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब भी आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो आपको हमेशा याद हो जाती है, इसीलिए लिखने की आदत ज़रूर डालें। दोस्तों इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के आज का प्रश्न, महिलाओं के 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।